Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे काव्य दोषों का। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो गुणों के विपरीत आचरण करने वाली क्रियाएं दोष कहलाती हैं। साहित्य के क्षेत्र में काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है। वे सभी बातें, वे सभी शब्द जो पाठक या श्रोता तक काव्य के आनंद को पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष को परिभाषित करते हुए आचार्य वामन ने काव्य दोष की परिभाषा दी है कि गुणम विपर्यात्मानो दोषः, अर्थात गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। वे सभी शब्द जिनमें कोई गुण नहीं है, जो काव्य के आनंद में बाधा बनते हैं, दोष कहलाते हैं। इसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्षः दोषः, रस का अपकर्ष करने वाले, अपकर्ष यानी हानि, अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें दोष है। रसापकर्षः दोषः अर्थात काव्य के आनंद अर्थात रस को हानि पहुंचाने वाली बातें दोष हैं। काव्य दोषों के भेद जो हैं, काव्य दोष मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। काव्य दोषों के 3 मुख्य भेद हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। सामान्य रूप से जब किसी काव्य में वर्णित शब्द में कोई दोष हो तो वहाँ शब्द दोष होता है। जब किसी काव्य में वर्णित संपूर्ण वाक्य ही दूषित हो तो वहाँ पर वाक्य दोष होता है। और जब किसी काव्य में वर्णित शब्द विशेष का अर्थ दूषित हो तो वहाँ अर्थ दोष होता है। प्रमुख दोषों का विवेचन। सामान्य रूप से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दोष की परिभाषा और उसके उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम प्रमुख काव्य दोषों की विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम च्युत संस्कृति दोष। संस्कृति शब्द का यहाँ अर्थ है व्याकरण। च्युत यानी रहित, गिरा हुआ, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वहाँ उस वाक्य में कौन सा दोष है? च्युत संस्कृति दोष। परिभाषा देते हुए लेखक कह रहा है कि जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, किसी भी वाक्य में कैसे शब्द प्रयुक्त हों जो व्याकरण विरुद्ध हो, जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उस वाक्य में सामान्यतः च्युत संस्कृति दोष होता है। उदाहरण, क्षण भर रहा उजाला में। प्रस्तुत पंक्ति में एक शब्द आया है, कौन सा? उजाला में, जो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहाँ उजाला में के स्थान पर उजाले में होना चाहिए। तो ऐसे सभी वाक्य जहाँ व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग हो वह च्युत संस्कृति दोष कहलाते हैं। इसी का एक अन्य उदाहरण दिया गया है कि खिले फूल सब गिरा दिया है। यहाँ गिरा दिया शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द क्या होगा? गिरा दिए हैं। तो च्युत संस्कृति दोष कहाँ होगा? जब किसी वाक्य में व्याकरण के विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। इसी क्रम में दूसरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व शब्द में ही इसकी परिभाषा है। ग्राम्यत्व शब्द का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित। ऐसे शब्द जो साहित्य, शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध नहीं हों, जो आम
बोल चाल की ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त किए जाते हों, ठीक उन्हीं शब्दों को जब काव्य में कवि द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है तो उस काव्य में ग्राम्यत्व दोष को परिभाषित करते हुए कवि कह रहा है कि जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले गवारू शब्दों का प्रयोग, गवारू यानी ग्रामीण भाषा में प्रचलित ग्रामीण बोलचाल के शब्द, गवारू शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है तो उस काव्य में ग्राम्यत्व दोष होता है। उदाहरण देते हुए कवि कह रहा है कि मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। प्रस्तुत पंक्ति में एक शब्द आया है मूंड, जो सामान्यतः सिर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आम ग्रामीण बोलचाल की भाषा में सिर को, माथे को क्या कहा जाता है? मूंड कहा जाता है। तो ग्रामीण बोलचाल की भाषा के गवारू शब्दों के प्रयोग के कारण प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व दोष है। इसी का एक अन्य उदाहरण है, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं। द्वार सामान्यतः इसका शुद्ध रूप होगा द्वार। तो जब कवि ने शुद्ध साहित्यिक शब्द प्रयुक्त न करके किसी बोलचाल के ग्रामीण गंवारू शब्द का प्रयोग साहित्य में, काव्य में किया हो तो वहाँ काव्य में ग्राम्यत्व दोष होता है। इसी क्रम में तृतीय काव्य दोष हैं श्रुति कटुत्व दोष। यह अपने नाम के अनुरूप है। श्रुति, श्रुति का अर्थ है सुनना। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनना। कटुत्व, कटुत्व का अर्थ है कठोर। ऐसे सभी शब्द जो सुनने में हमें कैसे लगें? कठोर लगें। वहाँ पर कौन सा काव्य दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष। परिभाषा देते हुए कवि कह रहा है कि जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले, परुष, परुष का अर्थ है कठोर, जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग हो तब काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है। जब किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने में कर्कश लगें, कठोर लगें, कठिन लगें, तब काव्य में सामान्यतः श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य। इस काव्य दोष की एक पहचान क्या है कि इस काव्य दोष के अंतर्गत लंबे लंबे सामासिक पद जो हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पढ़ने और सुनने दोनों ही दृष्टि से क्या हो? कठिन हो। वहाँ सामान्यतः श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसी का दूसरा उदाहरण है परने विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अन्य उदाहरण पावन पद वंदन करके प्रभु कब का तार्थ्य मिले मुझको। श्रुति कटुत्व दोष की विशेषताएं बताते हुए कवि कह रहा है कि इस काव्य में मूल रूप से ट वर्ग, मूर्धन्य वर्णों का, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। वीर एवं रौद्र रसों का प्रयोग अधिक होता है। ऐसी रचनाएं जो वीर और रौद्र रसों से युक्त हो, ऐसी रचनाएं जिनमें ट वर्ग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया हो, ऐसी रचनाएं जिनमें संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग हो, ऐसी समस्त रचनाओं में सामान्यतः श्रुति कटुत्व दोष होता है। आप इन सभी काव्य दोषों को अपने रजिस्टर में नोट करें और जैसे जैसे काव्यांग परिचय के अंतर्गत आपको कार्य करवाया जा रहा है उसे याद भी करते रहें। कल इसी क्रम में हम आगे शेष बचे
काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।